बहुत समय पहले की बात है। धोनकपुर गांव में रवि अपनी छोटी बहन मनु के साथ एक छोटे से घर में रहता था। जब रवि 10 साल का था, तभी उसके माता पिता इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। उसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी। माँ बाप के गुजरने के बाद उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो पढ़ सके। इसलिए रवि खुद का और मनु का पेट पालने के लिए खेतों में मजदूरी करता था। अरे रवि, जल्दी जल्दी काम करो, नहीं तो आज कोई पैसे नहीं मिलेंगे। सेठ जी, आपने ये कहकर 1 महीना गुजार दिया कि आज पैसे दूंगा, कल पैसे दूंगा, पर सेठ जी, आपका वो कल तो कभी आता ही नहीं। रवि, शुक्र कर कि मैंने तुझे काम पर रखा है, नहीं तो तुझे काम कौन देता। और रही बात पैसों की, तो मैं 1-2 दिन में तेरे पैसे दे दूंगा। ठीक है सेठ जी। फिर मनीदास वहां से चला जाता है। रवि को मजबूरन वहीं काम करना पड़ रहा था, ताकि किसी तरह वो अपने पिछले महीने की मजदूरी के पैसे ले सके। रात को रवि घर आता है। छोटी, कहाँ हो तुम? जरा कुछ खाने के लिए लाओ, बहुत जोर की भूख लगी है। अंदर से मनु की आवाज आती है। हाँ भैया, अभी लाई। आप मुंह हाथ धो लो तब तक। छोटी, मैं मुंह हाथ धोकर आया हूँ, तुम जल्दी से खाना लाओ, सुबह से कुछ नहीं खाया है। तब तक मनु खाना लेकर रवि के पास आती है और उसके सामने रख देती है। भैया, आज मैंने आपकी पसंद की आलू की सब्जी बनाई है, आपको जरूर पसंद आएगी है। तो फिर आज मैं 5-6 रोटियां खाऊंगा। और छोटी, तुमने भी अभी तक खाना नहीं खाया होगा, चलो साथ में खाते हैं। फिर दोनों भाई बहन साथ में बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं। भैया, मेरे स्कूल की पूरी फीस बाकी है। मास्टर जी ने कहा है कि अगर 3 दिन में फीस जमा नहीं हुई तो वो मुझे कक्षा में बैठने नहीं देंगे, और तो और स्कूल से नाम भी काट देंगे। और भैया, अगर ऐसा हुआ तो मेरी 1 साल की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी, फिर मुझे उसी कक्षा में दोबारा पढ़ना पड़ेगा। छोटी, तुम रो मत, मुझे कल परसों तक पैसे मिल जाएंगे और फिर तुम्हें कोई भी स्कूल से नहीं निकालेगा। भैया, आज अगर अम्मा बाबा होते तो हमें इतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। आपको मजदूरों की तरह काम नहीं करना पड़ता। आप भी पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी नौकरी कर रहे होते। हाँ छोटी, वो तो है, लेकिन किस्मत को कौन टाल सकता है। अब जो होना था वो हो गया। हम अपने बीते कल को याद करके यूँ दुखी होकर कुछ हासिल नहीं कर सकते। और अम्मा बाबा इस दुनिया में नहीं रहे तो क्या हुआ छोटी, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है ना। ये रवि तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने देगा। हाँ भैया, आपने कभी भी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। आप ही मेरे लिए माँ और पिता दोनों हो। मैं आपसे कभी भी ऐसी बात नहीं कहूँगी जिससे आपको और मुझे दोनों को तकलीफ हो। दोनों भाई बहन एक दूसरे को समझाते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह रवि सीधा सेठ हट मनीदास के घर जाता है। अरे भाई, कहाँ घुसा जा रहे हो? पता नहीं है क्या, बिना इजाजत के सेठ जी के घर में नहीं जा सकते। देखो भाई, मैं सेठ जी के खेतों में काम करता हूँ, मुझे उनसे मिलने दो, एक जरूरी बात करनी है। अच्छा, रुको, मैं अभी सेठ जी से पूछ कर बताता हूँ। नौकर अंदर जाता है और सेठ से सारी बात कहता है। रामू,
रवि से कह दो कि सेठ जी किसी काम से शहर गए हुए हैं, कल आना। अभी वो यहाँ नहीं है। ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहो। रामू रवि के पास आता है और उसे कहता है, अरे भाई जाओ जाओ, सेठ जी घर पर नहीं हैं, वो किसी जरूरी काम से शहर गए हुए हैं। पर अभी तो तुमने कहा था कि मैं अंदर जाकर सेठ से पूछ कर आता हूँ, और अब कह रहे हो कि सेठ जी नहीं है। देख रवि, मैंने जितना कहा है उतना सुन, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर सेठ जी से मिलना है तो कल शाम को आना, समझे? और अब तू चुपचाप यहाँ से निकल, नहीं तो मुझे तुझे धक्का मारकर यहाँ से भगाना पड़ेगा। रवि बिना कुछ कहे वहां से चला आता है और आकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। रवि, तुझे अगर आज पैसे नहीं मिले तो कल चोटी को स्कूल से निकाल देंगे। तुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। रवि वहां से उठता है और गांव में काम की तलाश में निकल जाता है। तभी सामने से आ रहा जमींदार रवि के पास आता है और कहता है, अरे बेटा रवि, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? क्या बात है? वो क्या है ना काका, मनु के स्कूल की फीस जमा करनी है, पर मेरे पास पैसे ही नहीं है। मैं सेठ मनीदास के पास गया था अपना मेहनत का पैसा लेने, पर उसके नौकर ने मुझे ये कहकर भगा दिया कि सेठ जी घर पर नहीं है। अब काका आप ही बताइए, मैं क्या करूं? अरे रवि, बस इतनी सी बात। चलो मेरे साथ, मैं देता हूँ तुम्हें पैसे। रवि जमींदार के साथ उसके घर चला जाता है। दोनों सोफे पर बैठते हैं। जमींदार लालू प्रसाद अपने नौकर से कहता है, सोनू, जरा वो जो मेरे कमरे में अलमारी है ना, उसमें एक कागज रखा है, उसे ले आओ। जी जमींदार साहब, अभी लाया। और सुनो, वो जो तिजोरी है ना, उसकी चाबी भी उसी अलमारी में है। तिजोरी से नोटों की 2 गड्डी भी निकाल लाना। ठीक है जमींदार साहब, जैसा आप कहें। सोनू अंदर जाता है और थोड़ी देर में एक कागज और कुछ पैसे लेकर मेज पर रख देता है। रवि बेटा, ये रहे तुम्हारे पैसे। बस तुम इन कागजों पर अपना अंगूठा लगा दो। रवि चौंक जाता है। उसे पहले से ही शक था कि जमींदार इतनी आसानी से पैसे क्यों दे रहा है। वो कुछ देर सोचने के बाद पूछता है, काका, ये कागज किस लिए है और मेरे अंगूठे के निशान क्यों चाहिए? मैं कुछ समझा नहीं। अरे बेटा, तुम व्यर्थ डर रहे हो। ये कागज तुम्हारे घर के नहीं है, बस एक साधारण कागज है। इस पर इसलिए अंगूठा लगाना होता है ताकि ये प्रमाण रहे कि मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं। अगर तुम्हें एतराज है तो रहने दो बेटा, पैसे वैसे ही ले जाओ, और क्या। जमींदार की मीठी बातों में आकर रवि बिना कुछ और सोचे कागजों पर अपने अंगूठे के निशान लगा देता है। जमींदार अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है। काका, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके पैसे जल्द से जल्द लौटा दूं। अरे बेटा, एहसान कैसा? मनु तो मेरी बेटी जैसी है। तुम ये पैसे ले जाओ और उसे खूब पढ़ाओ लिखाओ ताकि वो हम सब का नाम रोशन करे। रवि जमींदार को धन्यवाद देता है और वहां से चला आता है। घर पहुंचकर वह ये खुशखबरी अपनी बहन को सुनाता है। छोटी, ये रहे पैसे। अब तुम इन्हें अपने स्कूल में जमा कर दो ताकि तुम पढ़ लिख कर कोई अफसर बन सको और हम सबका नाम रोशन करो। हाँ भैया, अब बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। पर भैया, इतने पैसे आपको कैसे मिले? अरे छोटी, छोड़ो ना, ये बहुत लंबी कहानी है। बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जमींदार का नौकर सोनू रवि के घर आता है और कड़क आवाज में कहता है, रवि, कल तक ये घर खाली कर देना, क्योंकि ये घर अब जमींदार का हो गया है। और अगर कल तक घर खाली नहीं किया तो हम तुम्हें धक्के मारकर इस घर से निकाल देंगे, समझे? रवि के घर में सन्नाटा छा जाता है।
रवि बस सोनू को देखकर खड़ा रह जाता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। सोनू भाई, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देखो रवि, जो मुझे कहा गया था मैंने वही कहा। इसके अलावा मुझे कुछ भी पता नहीं। दोनों भाई बहन एक दूसरे का मुंह ताकते रह जाते हैं, स्तब्ध और परेशान। रवि तुरंत ही दौड़ते हुए जमींदार के घर पहुंचा। काका, ये क्या सुन रहा हूं मैं? मेरा घर आपकी कैसे हो गया? मैंने तो बस आपसे कुछ पैसे उधार लिए थे। अरे बेटा, तूने ही तो उन कागजों पर अंगूठा लगाया था। वो दरअसल जमीन गिरवी रखने के कागज थे। अब ना तू पैसे लौटा सकता है, ना जमीन बचा सकता है। काका, आपने तो कहा था कि वो बस प्रमाण के लिए थे। आपने मुझे धोखा दिया है। धोखा? नहीं बेटा, ये तो कानूनी तरीका है। अब तेरी जमीन मेरी और तू मेरे खेतों में मजदूरी करेगा। जा, अदालत में जाकर देख ले अगर हिम्मत है तो। रवि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रवि के आंखों में आंसू भर आते हैं। हे ऊपर वाले, मैंने तो बस अपनी बहन की फीस के लिए हाथ फैलाया था और आपने मुझे सब कुछ खोने दिया। अब मैं कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं? रवि घर लौटता है। मनु दौड़कर उसके पास आती है। क्या हुआ भैया, आप ऐसे क्यों दिख रहे हैं? छोटी, हमने सब कुछ खो दिया। हमारा घर, हमारी जमीन, सब जमींदार के नाम हो गया। मनु का चेहरा सफेद पड़ जाता है। आंसू उसकी आंखों से बहने लगते हैं। भैया, अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? रवि मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहता है, जहाँ मेहनत और सच्चाई होगी वहीं हमारा घर होगा छोटी। अब वक्त है फिर से शुरुआत करने का। हम गांव ही छोड़ देंगे और जंगल में जाकर रहेंगे। दोनों भाई बहन को घर छोड़ना पड़ा। अब वे गांव के पास वाले जंगल में जाकर एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। छोटी, तुम घर पर रहो और अपना ख्याल रखना। मैं जंगल में जाकर कुछ फल सब्जियां ढूंढ कर लाता हूँ। ठीक है भैया, पर जल्दी आना। मुझे यहाँ जंगल में रहकर डर लगता है। छोटी, तुम डरो मत। जिसका कोई नहीं होता उसका सहारा भगवान होता है। बस तुम उसी पर भरोसा रखो, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। रवि की बातें मनु को हिम्मत और हौसला देती हैं। फिर रवि वहां से चला जाता है और शाम तक कुछ सब्जियां और फल जंगल से तोड़कर ला देता है। मनु दरवाजे पर ही खड़ी थी। भैया, आप आ गए। मुझे तो बहुत डर लग रहा था। सोच रही थी आप कहाँ रह गए होंगे। रवि टोकरी नीचे रखता है और मनु से कहते हैं, अरे छोटी, तुम बेवजह डरती रहती हो। अब जितने बुरे दिन हमारे जीवन में आए थे सब आ गए। अब तो हमारे अच्छे दिन आएंगे। हाँ भैया, पर वो कैसे? छोटी, मैंने जंगल में देखा है कि वहाँ बहुत सारे फल और सब्जियां लगे हुए हैं। अब मैं उन सब्जियों और फलों को तोड़कर दूसरे गांव में बेचूंगा, जिससे हमारे पास पैसे आएंगे। और जब हमारे पास अच्छे पैसे हो जाएंगे तो हम एक नया घर खरीद लेंगे, समझी? भैया, ये तो बहुत बढ़िया उपाय है। इससे तो हमें खाने पानी की कभी भी कमी नहीं पड़ेगी और हमारी स्थिति भी सुधार जाएगी। और भैया, अब अंदर चलिए, मैंने खाना बना दिया है, आप चलकर खा लीजिए। सुबह से कुछ नहीं खाया है। दोनों भाई बहन अंदर जाते हैं और खाना खाते हैं। अगले दिन रवि सुबह सुबह सब्जियां तोड़कर ले जाता है और बाजार की ओर निकल पड़ता है। आओ भाइयों, आओ, ताजा ताजा सब्जी, जल्दी आओ। टमाटर 20 रुपए किलो और आलू 12 रुपए किलो। आओ भाई आओ। एक औरत उसके पास आती है। भैया, 1 किलो टमाटर और 2 किलो आलू कर दो। जी बहन जी, अभी देता हूँ। रवि उस औरत को सब्जियां तौल कर दे देता है। उसकी सब्जियां इतनी ताजी थी कि देखते ही देखते उसके दुकान पर भीड़ लग जाती है। कुछ ही पलों में सारी सब्जियां बिक जाती हैं। पहले दिन ही उसका अच्छा मुनाफा हो जाता है। हे भगवान,
तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी सारी सब्जियां बिका दी और हमारी परेशानी को देखा। बस हम पर ऐसे ही कृपा बनाए रखो। फिर रवि खाली टोकरी लेकर घर की ओर चल पड़ता है। आज पहले ही दिन मेरी सारी सब्जियां बिक गईं और अच्छा मुनाफा भी हुआ। हमारी सब्जियां इतनी ताज़ी थीं कि लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे। तो फिर भैया कल से आप और ज्यादा सब्जियां ले जाइए ताकि और अच्छी कमाई हो हमारी, और हम जल्द ही एक नया घर बनाएं ताकि मैं अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी कर सकूं। दोनों भाई बहन बातें कर ही रहे होते हैं, तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। अरे भाई, कोई है अंदर? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दो। दोनों चौंक जाते हैं। भैया, इस घने जंगल में कौन है जो यहाँ तक आ गया? पता नहीं छोटी, लगता है कोई बुजुर्ग है जो रास्ता भटक गए होंगे। हमें जाकर देखना चाहिए। छोटी, तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ। रवि बाहर जाता है। वो देखता है कि एक बुजुर्ग आदमी जिनके शरीर पर फटे पुराने कपड़े हैं वहां खड़ा है। रवि आश्चर्य से उनसे पूछता है, बाबा, आप कौन हैं और इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं? बेटा, मैं इस जंगल के रास्ते से वीरपुर जा रहा था, पर रास्ता भटक गया हूँ। मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है बेटा। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? रवि थोड़ा डरता है पर मना नहीं कर पाता। हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, आप अंदर आइए। रवि उस बुजुर्ग को अंदर ले जाता है और खाट पर बैठा देता है। छोटी, बाबा के लिए अंदर से कुछ खाने को ले आओ, बेचारे सुबह से भूखे हैं। हाँ भैया, मैं अभी लाती हूँ। मनु तुरंत अंदर जाकर खाना और एक गिलास पानी लाकर बाबा के सामने रख देती है। बाबा, आप खाना शुरू कीजिए। बेटा, तुम भी बैठो, साथ में खाना खाते हैं। बाबा, हम लोगों ने खा लिया है, अब आप खाइए। फिर वो बुजुर्ग खाना खाने लगता है। खाना खत्म करने के बाद वो रवि से कहता है, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम ना होते तो शायद मैं इसी जंगल में भूख और प्यास से मर जाता। बाबा, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। जो कुछ किया है उसने ही किया है। अगर शुक्रिया अदा करना है तो उसका करें, मेरा नहीं। क्योंकि बाबा, उसकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। और रही बात खाने पीने की, तो आपकी रोजी आज हमारे घर ही लिखी थी, इसीलिए आप हमारे दरवाजे तक आ पहुंचे। नहीं तो आप कहाँ और हम कहाँ। रवि की बातों में समझदारी झलक रही थी। उस बुजुर्ग को रवि के अंदर एक अलग सी चमक दिखाई दी। बुजुर्ग के मन में उनके हालात जानने की इच्छा जाग उठी। हाँ बेटा, वो तो है, पर तुम लोग यहाँ इस घने जंगल में क्यों रह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया कि बात क्या है। बाबा, वो बहुत लंबी कहानी है। अब मैं आपको क्या बताऊं? जो मेरे साथ हुआ, भगवान ऐसा किसी के साथ भी ना करे। बेटा, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम ऐसा बोल रहे हो? अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम मुझे बता सकते हो सकता है कि मैं इसका कुछ हल बता सकूं। रवि सोच में पड़ जाता है। क्या हुआ बेटा? क्या सोच रहे हो? क्या तुम मुझे अपना नहीं मानते? नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है बेटा कि तुम मुझे बताने में इतना हिचकिचा रहे हो? बाबा, अब क्या बताऊं? वो दिन याद करके आज भी रोना आ जाता है कि कैसे कोई अपना बनकर ही अपनों को पराया कर देता है। फिर रवि उस बुजुर्ग को अपने साथ हुई सारी घटनाएं बताता है। कैसे जमींदार लालू प्रसाद ने उन्हें धोखा देकर घर से निकाल दिया और कैसे वो जंगल में आकर रहने लगे। फिर वो बुजुर्ग आदमी रवि से बड़ी विनम्रता से कहते हैं, बेटा, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, पर अब जरा भी मत सोचो, बस आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी किस्मत अब बदलने वाली है। ये लो बेटा, तुम ये पोटली रखो। इस गरीब के पास तुम्हें देने के लिए इसके अलावा कुछ नहीं है। और बेटा, अब मुझे जाने की इजाजत दो। इतना कहकर वो बुजुर्ग उठते हैं। तभी रवि उन्हें रोकता है। बाबा,
शाम हो गई है और आपको जंगल से निकलते निकलते रात भी हो जाएगी। इसलिए आज आप हमारे साथ रहिए और कल सुबह की पहली किरण के साथ यहाँ से चले जाइएगा। वो बुजुर्ग रवि को रहस्यमयी अंदाज में कहते हैं। बेटा, अब मुझे जाने दो, क्योंकि मेरा काम अब पूरा हो गया। रवि और मनु कुछ समझ नहीं पाते। इसी बीच वो बुजुर्ग घर के बाहर निकल जाते हैं और कुछ ही पल में कहीं गायब हो जाते हैं। भैया, बाबा तो अभी घर से निकले ही थे और अब वो कहीं दिख नहीं रहे। इतनी जल्दी वो कहाँ चले गए होंगे? मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। छोटी, तुम चिंता मत करो, हो सकता है बाबा अपने रास्ते चले गए हों। चलो अब हम अंदर चलते हैं। दोनों भाई बहन अंदर जाते हैं। भैया, इस पोटली में क्या हो सकता है? बाबा तो खुद इतने गरीब लग रहे थे, वो क्या ही देंगे, है ना भैया? नहीं छोटी, किसी को ऐसे नहीं कहते। बाबा ने जो भी दिया है दिल से दिया है और हमें उसे दिल से अपनाना चाहिए। हमें कभी भी किसी को गरीब नहीं कहना चाहिए, समझी? हाँ भैया, पर अब आप ये पोटली खोलिए ना, देखिए इसमें क्या है। हाँ छोटी। रवि पोटली खोलता है। पोटली खुलते ही दोनों हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के रखे होते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि भला वो बुजुर्ग जो इतने साधारण लग रहे थे, उन्हें इतना खजाना कैसे दे गए। देखा छोटी, मैंने कहा था ना, वो बाबा साधारण इंसान नहीं थे, बल्कि इंसान की शक्ल में हमारे लिए कोई दूत थे। भैया, अब हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। ये सब आपकी मेहनत और आपकी सच्चाई का फल है। दोनों भाई बहन बहुत खुश होते हैं। और छोटी, हम ढोलकपुर वापस लौटेंगे, अपना नया घर बनाएंगे और वहीं अपनी फल सब्जियों का व्यापार शुरू करेंगे और उस जमींदार और सेठ मणि दास को भी सबक सिखाएंगे ताकि उन्होंने जैसा हमारे साथ किया वैसा कोई और के साथ ना करे। रवि ठान लेता है कि वे ढोलकपुर लौटकर उनसे हिसाब लेंगे जिन्होंने उन्हें कभी भी सुख से जीने नहीं दिया था। सुबह की पहली किरण के साथ रवि और मनु ढोलकपुर लौटते हैं। रवि और मनु सीधे राघव के पास जाते हैं। राघव अपने घर के सोफे पर बैठा हुआ था। राघव भैया, मुझे गांव में एक बड़ा मकान चाहिए और फल सब्जियों का व्यापार करने के लिए एक दुकान भी। राघव चौकन्ना हो जाता है, फिर हंसते हुए कहता है, अरे रवि, कहीं तुम भांग वगैरह पीकर तो नहीं आ गए? मकान खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, जो मुझे लगता है तुम्हारे पास नहीं होगा। राघव भैया, आपको मकान बेचने का मतलब हमारी औकात से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। राघव कुछ बोल पाता उससे पहले ही रवि पैसों की गड्डियां उसके सामने रख देता है। राघव का मुंह आश्चर्य से खुला रह जाता है। अरे रवि, इतने सारे पैसे तुम्हारे पास आए कहां से? राघव भैया, आप मुझे मकान दे रहे हैं या मैं किसी और के पास जाऊं? नहीं नहीं राघव, ठीक है। फिर राघव गांव में अपना एक मकान और एक दुकान रवि के नाम कर देता है। अगली सुबह रवि अपनी दुकान को फलों और सब्जियों से भर देता है। अब वह साधारण सी फल की दुकान चला रहा था, पर उसके दिल में अभी भी जमींदार को सबक सिखाने का जज्बा बरकरार था। कुछ साल बीत गए। रवि ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक कार भी ले ली थी। एक दिन रवि किसी काम से शहर जा रहा था। रास्ते के किनारे उसकी नजर एक कार पर पड़ी और वहीं जमींदार खड़ा था।
जमींदार ने रवि की गाड़ी रोकवाई। रवि गाड़ी से उतरता है। जमींदार पहले तो चौंकता है, फिर रवि से कहता है, बेटा रवि, मेरी बहू की तबीयत बहुत ख़राब है और शहर जाते वक्त रास्ते में मेरी गाड़ी भी खराब हो गई। रवि बेटा, तुम हमें अगर शहर तक पहुंचा दोगे तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी हम पर। रवि का दिल बड़ा साफ था। उस समय वो सारी पुरानी बातें भूलकर कहता है, काका, अभी उन सब बातों के लिए समय नहीं है, आप उन्हें मेरी गाड़ी से ले चलिए। फिर रवि तेजी से गाड़ी दौड़ाता है और उन्हें शहर के बड़े अस्पताल तक पहुंचा देता है। डॉक्टर उनका इलाज करने लगते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। आपकी बहू अब खतरे से बाहर है। अगर आप थोड़ी और देर कर देते तो शायद आपकी बहू आज आपके साथ न होती। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। जमींदार रवि के आगे हाथ जोड़ लेता है। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, पर तुमने आज मुझे दिखा दिया कि हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। बेटा, आज तुम ना होते तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। रोने लगता है। काका, आपको माफी तभी मिलेगी जब आप सभी गांव वालों की जमीनें वापस करोगे, जिनकी भी आपने धोखे से जमीन हड़पी है। जमींदार इस बात से राजी हो जाता है कि उसे गांव वालों की जमीनें लौटानी चाहिए। गांव पहुंचकर जमींदार सभी गांव वालों के घरों और खेतों के कागज लौटाने लगता है।